हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है। तो इस कॉनकेव मिरर पर जब एक पैरेलल लाइन, मतलब एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आकर क्या होती है, इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट पर, तो वो वहां से टकराने के बाद आ जाती है एक पॉइंट पर। ठीक है, और ये जो पॉइंट यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जब ये रे आकर मीट करती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट। और एक हमारा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ये कर्वेचर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि एक स्फेयर रहा होगा, उस स्फेयर का पार्ट है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि इस फोकस से पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, एफ। क्या बोलते हैं? एफ। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो पोल है पी, इसके बीच की डिस्टेंस हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों ने कल डेरिवेशन करके ये देखा था कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, और ये बात निकल कर आई थी कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। और किस अप्रोक्सीमेशन के साथ ही हम लोग ने निकाला था कि जब ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली जो रे है, रे कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आ रही है। ठीक है, पैरेक्सियल है। तो इस तरीके से फिर हमारे पास ये रिलेशन निकलकर आ जाता है। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज इस पे एक और स्टेप को ऐड करेंगे। देखिए, एक चीज कि ये जो कॉनकेव में मैंने समझाया वो कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, इसको मैंने कल भी जिक्र किया था, आज फिर से बता रहा हूं। अब आगे क्या करना है हम लोग को, आगे एक मिरर इक्वेशन, ठीक है, मिरर इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो आखिर ये मिरर इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, हमें मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर ये मिरर इक्वेशन है क्या, हमें क्यों डेरिवेशन करना है? इसका रीजन ये है कि देखिए, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाता है, देखिए मैं कॉनकेव को लेकर बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर डेरिवेशन करना इसको लेकर आसान है। यहाँ पर एक्चुअल में रेज वगैरह हम लोग ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, बाकी आगे चलकर ये कॉन्वेक्स के लिए भी हमारा एप्लीकेबल हो जाता है। तो कॉनकेव ही लेकर अभी चल रहा हूं। तो ये जो हमारी मिरर इक्वेशन है वो क्या करती है, हमें कैपेबल बनाती है। एक्चुअली ऐसी होती है, ध्यान दीजिएगा, ये होती है ऐसी, 1/v + 1/u = 1/f। अब यहां पर इन सबका मीनिंग क्या है? ये जो f है वो होती है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। जो u होता है वो हमारी डिस्टेंस होती है इस पोल से ऑब्जेक्ट की, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये जो u बना हुआ है, तो क्या होता है, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो v होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इमेज, जो कि इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है उसके और इस पोल के बीच की डिस्टेंस। यानी कि ये देखो, इमेज ये फॉर्म हो रही है, तो यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग v लेते हैं। तो एक्चुअली मिरर इक्वेशन क्या है, हमारा रिलेशन बताता है v, u और f के बीच में। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, तो उस लेंस का हमें फोकल लेंथ पता होगा, और ऑब्जेक्ट उसके सामने कितनी डिस्टेंस पर रखा है इसको जानकर हम ये निकाल सकते हैं कि इमेज कहां पर फॉर्म होगी। क्योंकि याद करिए, आप 10th क्लास में आपने कई केसेस पढ़े थे कि एक अगर हमारा ऐसा मिरर रखा हुआ है, तो उस मिरर के सामने, इस मिरर के सामने अगर हमने इस तरीके से पॉइंट बना दिए F और यहाँ पर C, तो कई केसेस होते थे जहां पर कि सबसे पहला केस कुछ ऐसा था हमारा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो, तो वहां से जो भी रेज आती थी वो आती थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या कैसे भी हमारी पैरेलल आती थी। तो मान लीजिए जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो ये रे क्या होती है कि यहां से मान लीजिए ये एक रे आई, हमने एक रे बनाया, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये रे यहां पर टकराने के बाद वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जब यहां से मूव करती है, तो वो एक ऐसे पॉइंट से गुजरती है जिसको कि हम लोग फोकल पॉइंट कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको अब इस तरीके से बोलना चालू कर दें कि जब भी एक रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पास होगी फोकस से। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, एक दूसरी रे पैरेलल निकाली। ठीक है, और वो क्या हुई,
कि वो भी यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से टकरा के वो भी फोकस से ऐसे पास हो जाएगी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखा है उससे जो आने वाली रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और वो पैरेलल रेज क्या करती हैं, पास होती हैं इस फोकस से इस तरीके से। यानी कि जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है उसकी इमेज यहाँ पर हमें पॉइंट साइज मिलती है। इसको हम लोग ने देखा भी था, तो ये चीज हुई। उसके बाद अगर यही ऑब्जेक्ट क्या किया जाए, अगर थोड़ा सा पास में रखा हो, अगर यही सेम ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, थोड़ा सा पास में रखा हो, किसके पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पहले रखा हो, तब क्या होता है, तब यहां पर ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे रखा है, तो अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इससे लाइट निकल रही है, वही जाकर टकराती है और वही इमेज फॉर्म करती है। ठीक, तो यहां से जो लाइट निकल रही है, देखिए लाइट निकलने का मीनिंग ये नहीं है कि ये बल्ब है। लाइट निकलने का, एक बात समझिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, क्यों दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि आपकी आंखों पर लाइट आ रही है। कहां से आ रही है, मेरे पास से आ रही है। अब मैं तो बल्ब हूं नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, यानी कि मेरे ऊपर बल्ब से रोशनी पड़ रही है और उस लाइट को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, और उस लाइट की वजह से, यानी कि आप मुझे देख पा रहे हैं। बात समझ पे आई। तो इसी तरीके से यहां ऑब्जेक्ट के साथ है कि ऑब्जेक्ट की खुद में हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन ल्यूमिनस है, यानी कि किसकी खुद की लाइट नहीं है, बट ये क्या हो रहा है, लाइट जब यहां से निकलेगी तभी वो जाकर आगे टकराएगी और वो जाकर फिर इमेज फॉर्म करेगी। तो यहां से देखिए, जो मान लीजिए हमने एक रे बनाई और वो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम जानते हैं कि वो रे कहां से पास होगी, वो पास होगी फोकस से। और इसको भी कैसे देख रहे हैं हम, देखिए यहां पर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट के बीच में अगर हम बनाए ऐसा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये जो कर्वेचर है यहाँ पर ऐसा उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस पॉइंट के यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर होता है। यानी कि एक तरीके से ये नॉर्मल है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर पे भी बता चुका हूँ कि एक नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल टू दिस सरफेस एट दिस पॉइंट। तो ये वाला एंगल जो होता है वो हमारा ये वाला एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिस वजह से ये हमें यहाँ पर फोकस पे मिलता है। आगे चलते हैं अब। यानी कहने का मतलब कि हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे फॉलो होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई दूसरी रे है। इस डायग्राम को मैं यहां पर अगर बनाऊं, तो ये पहली रे हो गई और वो फोकस से पास हो गई। अब उसके बाद दूसरी रे आई, और ये दूसरी रे अगर पोल पर टकराती है, पहले कहां टकराती है, पोल पर, तो ध्यान दीजिए यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो अप्लाई होंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब अप्लाई होंगे तो हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल बनेगा, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ये ऐसे लाइन बनेगी, ये नॉर्मल बन जाएगी। बात समझ पे आई, ये नॉर्मल बन जाएगी। अब ये जो नॉर्मल लाइन है हमारी, ठीक है, ये हमारी कैसे है यहाँ पर, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में जा रहा है, और ये जो पोल है हमारा ये इस इस कर्वेचर पर एक पॉइंट ही तो है। यानी कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर एक लाइन बनाई जाए तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के हमारे परपेंडिकुलर होता है एट दिस पॉइंट। यानी कि एक नॉर्मल हो गया, तो जिस एंगल पर ये लाइट आई थी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमें ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे मिल जाती है। समझ पे आई बात, हमें ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे मिल जाती है जो ये इनकमिंग रे थी उसकी, जो कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। क्यों होता है, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही हमारा लग रहा है। ठीक है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि सेम प्लेन में होना चाहिए आई एन और आर को, और जो एंगल आई है वो आर के बराबर होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। तो सेम चीज ही फॉलो हो रही है। फिर आगे चलते हैं। अगर यहां पर हम देखें कि एक रे आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, एक रे आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है, ध्यान दीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद जब ये आकर इस जगह पर टकराएगी, तो गौर करिए ये जो यहां पर पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पर ये लाइट आकर फॉल हो रही है, ये पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल को ड्रॉ करता हूं, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, जो इंसिडेंट मैं रेड कलर से बना रहा हूं वो क्या कर रही है,
इस नॉर्मल के साथ 0 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड होगी वो भी यहाँ पर 0 डिग्री ही फॉर्म करेगी। ठीक है, यानी कि जैसे रे आई थी वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। यही रीजन है कि जब भी कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और फिर जाकर टकराती है इस स्फेरिकल सरफेस पे, तो वहां से ये वापस उसी पाथ को ट्रेस करती है और ऐसे पहुंच जाती है। समझ पे आई बात यहां से? तो देखिए, मैंने वो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको नहीं ड्रॉप किया कहीं पर भी, वो हमेशा लग रहे हैं, वो हमेशा एप्लीकेबल है, और उसी से ही हमारे ये जो पाथ होते हैं ये डिफाइंड होते हैं कि लाइट जो आकर यहां पर फॉल हो रही है वो किस तरफ जाएगी। बिना उसके हमारा काम नहीं चलता है। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। क्यों हो गया देखो, मैंने बता दिया। अब इसको आपको आगे क्या लेकर चलना है वो ये है कि जब भी एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से पास होकर जाएगी। अगर पोल पर आके टकराएगी तो जिस एंगल पर आई है उस एंगल से जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है। और फिर अगर एक रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाकर यहां पर टकरा रही है तो उसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट की जब हमें इमेज बनानी होती है तो मिनिमम हमें 2 रे की जरूरत होती है, जिससे कि हमें इमेज पता चल जाए कि कहां पर फॉर्म हो रही है, कैसी फॉर्म हो रही है। तो क्या किया गया यहां पर, एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे लिया गया और अब हमारे पास 3 तरीके की रेज है। इन 3 तरीके की रेज में से हम और एक और रे इस पे बना सकते हैं, एक रे और बना सकते हैं जो कि इस फोकस से पास होगी, और जो फोकस से पास होगी तो यहां पर जाके पैरेलल हो जाएगी। यहां पर जाके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये 4 तरीके की रेज है। इनमें से आप किसी भी 2 तरीके की रेज को यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए? जो हमारा रे डायग्राम है उसको फॉर्म करने के लिए। बात क्लियर हो गई? तो ये जो 4 रेज है ये कौन कौन सी है? पहली जो बता दी कि पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, पोल पर आई, सेम एंगल पर इधर रिफ्लेक्ट होगी। अगर फोकस से पास होकर जाती है तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम पाथ को ट्रेस करेगी। इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास ये निकल कर आ गया कि ये ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी उस जगह पर जहां पर ये सारी रेज जाकर मीट करेंगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जा रही है वो कहां जा रही है? इस पॉइंट पर जाकर मीट हो रही है। इस पॉइंट पर जाकर मीट हो रही है, ये हमें पता चल गया। ओके, तो जब हमने ये देखा कि ये पॉइंट है तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से एक ऐसा ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा हम चीज ड्रॉ कर देंगे जिसको क्या हम बोलेंगे कि ये हमारा इमेज है। ये क्या है? इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज मिल गई। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को हम लोग यू लेते हैं, इस इमेज की डिस्टेंस को पोल से वी लेते हैं और इस फोकल लेंथ को एफ लेते हैं, और इन तीनों को रिलेट जब करते हैं तो ये हमारी मिरर इक्वेशन आती है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये मिरर इक्वेशन हमारी निकलकर आई है, इस पे हमें क्या क्या अप्रोक्सीमेशन और क्या डेरिवेशन होगा। ठीक है, याद करिए, अब आप क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। याद करिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। यानी कि देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल ऐसा है। तो ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये ट्राइंगल्स क्या कहलाते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। और अगर ये ट्राइंगल्स फिर सिमिलर हो गए, ठीक है, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये पी क्यू आर, तो ए बी बाई पी सी, सॉरी पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, इसको मैं और लिख देता हूं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई आर टी। ये हमारे पास होता है कि अगर ये 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इनके जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो कैसा होता है? बराबर होता है। हर एक साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है कि अगर हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे और अपना जो यहां पर डेरिवेशन है मिरर इक्वेशन का उसको फाइंड करेंगे। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा।
ठीक है, तो आइए अब इस पे देखते हैं कि कौन से वो दो हमें सिमिलर ट्राइंगल्स लेने हैं किस अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन सा, एक ए प्राइम जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ए प्राइम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ए प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए ए प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ऑब्जेक्ट, जो हमारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही थी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही थी उसका टॉप पॉइंट, ठीक है। फिर ये जो बी प्राइम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो इस इमेज का बॉटम है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए, कौन कौन से, एक तो ए प्राइम बी प्राइम एफ, दूसरा एम पी और एफ। ये दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर ट्राइंगल्स निकाले। ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कैसे, देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स की अगर हम यहां पर बात करें तो सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करस्पॉन्डिंग नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो क्योंकि ये दो रे हैं ऐसी, एक रे ये और एक लाइन ये, यानी कि दो लाइन जब आपस में ऐसे कट करती हैं तो उनके जो ये वाले एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये देखो यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इस जगह पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली यहां पर भी ये जो पॉइंट है एम और पी, हम लोग पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन के साथ ये लेकर चल रहे हैं कि एम और पी जो है वो एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं, यानी कि यहां पर ऐसा कोई कर्व पाथ नहीं है, ये एकदम यहां पर स्ट्रेट है, यानी कि ये कुछ एमपी ऐसा यहां पर फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल ऐसे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये यहां पर हम लोग मान चल रहे हैं, यानी कि एक पतला सा हमारा जिसका कि कर्वेचर बहुत ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मिरर चूज कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो एमपी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ पर फॉर्म होगी एक 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, तीन एंगल्स बराबर मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। और जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे तो हम लोग जो इनके साइड्स हैं उनका रेशियो को बराबर कर सकते हैं, उनके रेशियो को बराबर कर सकते हैं, और इसी से फिर हम लोग आगे डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे। तो यही हमने यहां पर यूज किया कि ये जो ट्राइंगल थे हमारे ए प्राइम बी प्राइम एफ और एम पी एफ, इनमें से ये वाला जो साइड है हमारा ये इसमें क्या किया, बी प्राइम ए प्राइम, बी प्राइम ए प्राइम, यानी कि ये वाली लेंथ डिवाइड कर दी ये वाली लेंथ से, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर 90 डिग्री, ये टॉप जैसे दिख रहा, और ये इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी कि ये वाला पॉइंट इस एंगल के पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, ये वाला पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग है। तो इसी वजह से ए प्राइम बी प्राइम को हमने पी एम ऐसे ले लिया। तो बी प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू बी प्राइम एफ, बी प्राइम एफ। तो आगे जो इस ट्राइंगल की लेंथ होगी वो हो जाएगी ये एफ पी, वो हो जाएगी ये वाली एफ पी। तो यहां से समझ पे आ गया, दो ये जो ट्राइंगल्स थे हमारे सिमिलर, इन सिमिलर ट्राइंगल्स के ये वाली जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उन करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने रेशियो लिया। तो ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई पी एम इक्वल टू बी प्राइम एफ और एफ पी, इसका हमने रेशियो ले लिया। इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा, ध्यान दीजिए यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, क्या क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर बी प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाई पी एम, और ये है बी प्राइम एफ बाई एफ पी, और इस जगह पर जो है ये है बी प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाई बी ए। ये कहां से आ गया, क्या गया है, ये जो पी एम था इसको रिप्लेस कर दिया है बी ए से। क्यों कर दिया है, उसका रीजन ये है कि यहां पर जो पी एम है, क्या है पी एम क्या है, ये लेंथ, ये हाइट, और ये हाइट किसके बराबर है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, यानी पी एम इज इक्वल टू ए बी, पी एम इज इक्वल टू ए बी। तो हम लोग पी एम को रिप्लेस कर दिए किससे, ए बी से। क्यों, देखो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लिया,
ऑब्जेक्ट की भी क्वांटिटी को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया। देखिए अभी हम यहाँ पर ये इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स की बात किए, इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स की बात किया, और फिर भी हमने रिप्लेस करके पीएम को ए बी जैसे ही इंक्लूड किया। तो हमने देखो यहां पर तो इमेज था, इमेज इंक्लूड हो रहा था, फोकल लेंथ इंक्लूड हो रहा था, बट अभी तक ऑब्जेक्ट की बात नहीं आ रही थी। बट जैसे ही हम लोग ने पीएम को ए बी के बराबर किया तो ऑब्जेक्ट भी इस पे इंक्लूड हो गया, और हमें एफ वी और यू इनके बीच में ही तो रिलेशन बताना है। तो ये तो आपस में यहाँ पर फॉर्म कर रहे थे, कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर इनका निकल कर आता, बट इसको भी इंक्लूड करना था इस पे, तो हमने पीएम को रिप्लेस कर दिया ए बी से। तो ये इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा पीएम ए बी के बराबर था, इस वजह से हमने ये निकाल लिया है। तो इस इक्वेशन से आगे अब हम लोग बढ़ते हैं इस पे। अब ये बी प्राइम ए प्राइम निकल कर आ गया। तो अब देखिए जो हमारा ये था बी प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाई बी ए इज इक्वल टू, यहां पर हमारा क्या था, बी प्राइम एफ बाई एफ पी। ठीक है, बी प्राइम एफ बाई एफ पी। ठीक है, ये तो इस पे क्या हो जाएगा, बी प्राइम एफ बाई एफ पी। अब यहां पर देखिए एफ पी जो है ये, ठीक है, यहां अब देखिए यहां पर ये जो एंगल है हमारा, एंगल ए पी बी, ये जो एंगल ए पी बी है, ए पी और बी, ठीक है, एंगल ए पी और बी, ये वाला, ये वो बराबर है किसके, ए प्राइम पी प्राइम बी के। हाँ या ना? कैसे? देखिए ये रे आकर यहां पर टकरा रही है तो कुछ एंगल फॉर्म करेगी। अब ये रे इधर जाकर जा रही है तो ये कुछ एंगल फॉर्म करेगी। अब यहां पर हम लोग ने देखा था कि जब भी कोई एक रे आती है और इस पोल से टकराती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, यही तो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सेम चीज को हम यहां पर एक्सप्लोर कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। कैसे? ए पी बी, ए पी बी ये वाला जो एंगल है इसको हमने कहा कि ये बराबर है किसके, ए प्राइम बी, ए प्राइम पी बी ये वाला एंगल इसके। ठीक है, बराबर है। तो यहां पर जो राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं कौन कौन से, ए प्राइम बी प्राइम पी, कौन कौन से, ए प्राइम बी प्राइम पी ये, और ए बी पी। ठीक है, इनमें देखिए हमने क्या किया, ये अब इन दो ट्राइंगल्स पे हमने ये निकाल लिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये यहां पर 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो हमारा एंगल है ऊपर वाला, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हमने फिर दो सिमिलर ट्राइंगल्स को फॉर्म कर लिया। यानी कि यहां पर हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स को फॉर्म कर लिया। तो जब यहां पर हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स को फॉर्म कर लिया है तो अब इन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग हम जब साइड्स का रेशियो देखेंगे तो वो निकल कर आ जाएगा क्या, बी प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाई बी ए। ठीक है, बी प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाई बी ए, ये बराबर हो गया किसके, बी प्राइम पी, किसके, बी प्राइम पी और बी पी के। ध्यान दीजिए यहां पर बी प्राइम क्या है हमारा, बी प्राइम को अगर हम लोग देखें, बी प्राइम पी को, इसको, ये है हमारी वी, देखा, इसको हम लोग ने यहां पर इंक्लूड कर लिया। फिर ये जो बीपी था, बीपी क्या है, ये वाली यू है, इसको भी इंक्लूड कर लिया। समझ पे आई बात? तो इस तरीके से हमारे पास अब दो इक्वेशन निकल कर आ गई। एक तो इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, एक है क्या, बी प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाई बी ए इज इक्वल टू बी प्राइम एफ बाई एफ पी, और यहां पर है बी प्राइम ए प्राइम डिवाइडेड बाई बी ए इज इक्वल टू बी प्राइम पी बाई बी पी। इन दो इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो जब यहां पर इनको इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये वाली जो है हमारी बी प्राइम पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी प्राइम एफ बाई एफ पी। ठीक है, तो बी प्राइम पी बाई बी पी और बी प्राइम एफ बाई एफ पी, ये इसको हम लोग ने क्या किया, जब इक्वेट किया, ठीक है, ये देखिए बी प्राइम एफ बाई एफ पी को बराबर कर दिया बी प्राइम पी बाई बी पी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो बी प्राइम एफ है, ठीक है, ये जो बी प्राइम एफ है कहां गया, बी प्राइम एफ, ये बी प्राइम एफ आखिर ये है क्या,
बी प्राइम एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्राइम पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यही चीज हमने किया कि ये जो बी प्राइम एफ है उसको लिख दिया बी प्राइम पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई एफ पी इज इक्वल टू बी प्राइम पी बाई बी पी, ये हम बी पी, ठीक है, ये हम लोग ने रख दिया। तो यहां पर देखिए बी प्राइम पी क्या है, बी प्राइम पी ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, एफ पी क्या है, फोकल लेंथ है। यानी कि देखो ये जो बी प्राइम एफ था, बी प्राइम एफ यहां पर हमारा कोई ऐसा नहीं था जैसे कि एफ है यू है या फिर सॉरी ये एफ है वी है या फिर यू है, ऐसा कोई यहां पर बी प्राइम एफ कोई हमारा वैल्यू नहीं था। तो हम लोग ने क्या किया, बी प्राइम एफ को रिप्लेस कर दिया ये लिखकर कि बी प्राइम एफ जो है ये हमें तब मिलेगा जब हम बी प्राइम पी में माइनस कर देंगे एफ पी को, ठीक है, तो हमें ये इसके बराबर मिल जाएगा। तो वही चीज लिख दिया कि हमने बी प्राइम पी में माइनस कर दिया है एफ पी, तो बी प्राइम एफ की जगह पर ये आ गया। और अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे आगे के डेरिवेशन के लिए। ओके, तो अब यहां पर हम लोग सुटेबल साइन कन्वेंशन का यूज करके जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई थी बी प्राइम पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई यहां पर क्या था एफ पी, ठीक है, एफ पी इज इक्वल टू बी प्राइम पी बाई बी पी ये था। तो यहां से हम लोग इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इस पे प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करके हमें वैल्यूज को पुट करनी है। और जब हम लोग इस पे प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करके वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां पर ये जो बी प्राइम पी है, ठीक है, क्या है बी प्राइम पी ये डिस्टेंस है। तो ये इस डिस्टेंस को हमने किससे माना था, v से। ये क्या थी, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब देखो क्योंकि ये जो v है वो किस तरफ है, इस पोल के इस डायरेक्शन पर है जो कि है लाइट के इंसिडेंट के डायरेक्शन के अपोजिट, लाइट के इंसिडेंस के डायरेक्शन के अपोजिट है। इस वजह से इसको हम लोग लेंगे माइनस, यानी कि बी प्राइम पी की जगह पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो रखेंगे माइनस वी। उसके बाद है माइनस और एफ पी भी जब पुट करेंगे एफ पी तो ये भी माइनस में ही पुट किया जाएगा और ये किसके बराबर है, एफ के, यानी कि यहां पर माइनस पहले से था और माइनस एफ फिर पुट किया जाएगा। उसके बाद आता है एफ पी, क्या आता है एफ पी, ठीक है, एफ पी कौन सा, ये वाला, फिर से तो एफ पी की जगह पर आ जाएगा माइनस एफ, फिर बी प्राइम पी क्या हो जाएगा, बी प्राइम पी ये, ठीक है। तो बी प्राइम पी ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास बी प्राइम पी की, ठीक है, बताइए, बी प्राइम पी है हमारा वी। तो यहां पर फिर से हम लोग माइनस वी को पुट कर देंगे और उसके बाद जो बी पी है ये बी पी इसको भी पुट करेंगे तो ये भी हमारी माइनस में ही रखी जाएगी विद सेम रीजन विद सेम साइन कन्वेंशन जो हम लोग ने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स पे, उसी का यूज करके हम लोग ने रखा है। तो ध्यान दीजिए हम लोग यहां पर माइनस साइन को लेकर क्यों पुट कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो ये फॉर्मूला है हमारा, जो डेरिवेशन करने के बाद ये फॉर्मूला निकल कर आता है, ये बनाया जा रहा है इस तरीके से कि हमें ज्यादा सोचना ना पड़े कि ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, कैसे रखा है। हमें सिर्फ क्या देखना, उसकी पोजीशन देखना हो, ठीक है, हमें उसकी सिर्फ पोजीशन देखनी हो, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स को देख लें, किसको, कोऑर्डिनेट्स को देख लें और हमारा काम बन जाए। तो जब हमें कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड इस तरीके से कोई चीजें करनी होती है तो प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं, जितनी बार भी वैल्यू को पुट करते हैं। यही रीजन है कि हमने जब यहां पर वैल्यू पुट करी तो भले ही यहां पर इसकी कोई मतलब ऐसा न्यूमरल्स वैल्यू नहीं थी, बट फिर भी हमने माइनस वी माइनस एफ माइनस यू इन सबको ऐसे करके पुट किया, क्योंकि हम जितनी बार भी वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके की इक्वेशंस पे, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड है, तो हम लोग हमेशा माइनस या प्लस साइन को लेकर ही पुट करेंगे वैल्यूज को, जिससे कि आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा v प्लस एफ डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू, ये बन गया। अब इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसको अगर हम लोग क्या कर दें, ये सॉरी क्यू था ये, अब इस पे ये जो ये है हमारा v उसको डिवाइड कर दे, अगर क्या कर दे, डिवाइड कर दे,
तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये बना देगा इसको प्लस और इसको बना देगा माइनस, तो v माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल टू v बाई यू। अब यहाँ पर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि v बाई एफ माइनस 1 इज इक्वल टू v बाई यू, ठीक है, ये हमने रखा। अब अगर मैं इसको v से क्या करूं, डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाई f बाई v, मतलब f इंटू वी माइनस 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई यू। तो यहां पर v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके बाद यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये यहां पर 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई यू, ये निकलकर आ गई हमारी मिरर इक्वेशन, जिसको कि हम लोग को डिराइव करना था, ठीक है। ये माइनस 1 बाई वी जो है वो इस तरफ आ जाएगा प्लस में, क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन निकलकर आ गई, v से हमने क्या किया, इधर डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो गया v डिवाइडेड बाई v, तो ये f के साथ मल्टीप्लाई होके एफ वी माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u, और यहाँ पर v है तो v से v कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1 बाई यू, यहाँ पर 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ, इसको जब हम लोगों ने पुट किया रीअरेंज करके, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू निकलकर आ गया। तो ये हमारी मिरर इक्वेशन निकलकर आ गई, और मिरर इक्वेशन को हमेशा हमें यूज करना होता है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। कभी भी हम जब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा इस पे प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन द साइन कन्वेंशंस हम लोग इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे यहीं से चीजों को चालू करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि देख रहे हैं जैसे यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट था काफी बड़ा था बट जो उसकी इमेज है थोड़ी सी छोटी है, तो कैसे ये होता है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि कभी कभी हमने ये भी देखा है कि ऑब्जेक्ट छोटा होता है और इमेज बड़ी होती है, तो मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे, उसको समझाएंगे क्या होता है और रिलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।